चर्चा का विषय है गीत बना कविता गुरुलेख आत्मकथन के विशेष संदर्भ में। युवा आदिवासी लेखक अनुज लुगुन की लंबी कविता है गुरुलेख आत्मकथन। आदिवासी संस्कृति की पहचान है यह कविता। झारखंड के आदिवासियों द्वारा किए गए प्रमुख कई आंदोलन हैं। 1766 के पहाड़िया आंदोलन से लेकर चुवाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह, तिलका मांझी का विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदार आंदोलन, खेरवार आंदोलन, बिरसा मुंडा का उलगुलान, टाना भगत आंदोलन, थानकटिया आंदोलन और 2000 के झारखंड आंदोलन आदि। आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी इलाकों को दोहन से संरक्षित करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में ऐसा बताया गया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 46 में ऐसा बताया गया है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, इसे बताकर सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 में बताया गया है, सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क न रखा जाएगा। और वहां सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 ऐसा बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 7 है, कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए, उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 13 बताता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है। स्पष्ट है कि आदिवासियों के लिए सुरक्षा और संरक्षण अनुच्छेदों तक सीमित है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के अनुसार झारखंड के खनिजों की उपलब्धता इस प्रकार है। झारखंड में खनिजों के विशाल भंडार है। देश के कुल खनिजों का 40% राज्य में उपलब्ध है। ये राज्य खाना पकाने के कोयले, कुकिंग कोल, यूरेनियम और पायरेट का एकमात्र उत्पादक है। ये भारत में कोयला, कोल, अभ्रक, माइका, कायनेट और तांबे के उत्पादन में, कॉपर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सोना, चांदी, आधार धातु, बेस मेटल्स, कीमती पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स आदि का भूवैज्ञानिक अन्वेषण और दोहन वायदा के संभावित क्षेत्र हैं। 1903 में जन्मे प्यारा करकट्टा से लेकर एलिसेका, महेश्वेता देवी, निर्मला पुतुल, दुलाई चंद्र मुंडा, रामदयाल मुंडा, महादेव टोपो, रोज करकट्टा आदि से लेकर रणेंद्र, वाल्टर फेंगरा, तरुण महुआ माझी, जसिंदा करकट्टा, अनुज लुगुन, सरिता बड़ाई, अनिता रश्मि आदि कई आदिवासी और गैर आदिवासी लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किए।
उनसे पहले भी मौखिक रूप से गीतों के माध्यम से संघर्ष हुआ था। लिखित रूप से संघर्ष अब भी जारी है, जो इस बात की सूचना देती है कि झारखंड राज्य मिलने के बावजूद भी झारखंड के आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। कविता का प्रस्तुतकर्ता एक गुरिल्ला है जो व्यवस्था के खिलाफ अनौपचारिक तरीके से युद्ध करता है। ये कविता गुरिल्ले का आत्मकथन है। गुरिल्ले का आत्मकथन अनुज लुगुन की लंबी कविता है। इसमें एक गुरिल्ले के माध्यम से अनुज जी आदिवासी जीवन जगत के संघर्ष का बयान करते हैं। गांव में आदिवासी जीवन से मतलब केवल मनुष्य जीवन से नहीं, उसमें जंगल के जीव जंतु और वृक्ष लताएं भी शामिल हैं। उनके लिए पुरखों की याद सबसे जरूरी है। हर काम में आदिवासी प्रकृति और पुरखे उनके जीवन के हिस्से हैं। पुरखों की यादों के सिवा गांव की सुंदरता का वर्णन भी संभव नहीं है। वो कितना सुंदर है हमारा गांव, हमारा देश, हमारे साथी, हमारे जंगल, ईजा बहा और सिंबुआ बुरु। जंगल को विनाश की ओर ले जाने वाले सत्ता के विरुद्ध जंगल एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। जंगल की रक्षा से मतलब जनजातीय मानव की रक्षा ही नहीं, जंगल की भूमि, वहां के मानवेतर प्राणियों और वृक्ष लताओं की सुरक्षा भी निहित है। इन सभी से मिलकर खुशी के साथ रहने का सुंदर चित्र कविता के अंतिम हिस्से में दिया गया है। पहाड़ से जुड़ी एक नदी बहती है, वहां एक लदा के फल गिलहरी खाता है। गुरिल्ले की याद में गिलहरी फल खाता नहीं, लदा अपना फल गिलहरी को खिलाती है। इसका प्रतिबिंब नदी में पड़ता है। इस सुंदर दृश्य को नदी अपने सीने में उकेर लेती है और पहाड़ नदी के सीने में खींचे के इस दृश्य को देखने के लिए सिर झुकाकर झांक लेता है। जंगल के जीव जंतुओं के साथ का सुंदर समाज आदिवासियों का लक्ष्य है। जंगल का यह सामंजस्य ही आदिवासी जीवन की विशेषता है। जंगल का विनाश कर खनिजों को लूटने के लिए गैर आदिवासी जंगल पहुंच जाते तो जंगल पर आधारित जीवन बिताने वाले आदिवासी जीवन पर इसका असर पड़ता है। विकास के नाम पर जंगल का शोषण हो रहा है। सरकार ने भी इससे होने वाले प्राकृतिक विनाश को मामूली बात समझी। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को जानते हुए भी अनजान की तरह उन्होंने व्यवहार किया। मीडिया, पत्रकार आदि गैर आदिवासियों के लिए जंगल के जीव जंतु अलग है और वहां का मनुष्य जीवन अलग है, जबकि आदिवासियों का जीव जंतुओं के साथ नाभि नालबद्ध संबंध है। आदिवासियों के लिए पेड़ पौधे जीव जंतु सहित जीवन ही जीवन है। वे उनको सहजीविता मानते हैं। उनके पुरखों ने भी सहजीविता के लिए कई आंदोलन किए थे। अपने ही लोगों को वश में लेकर गैर आदिवासियों ने कई आंदोलन जीत लिए थे। गीत गाकर आंदोलन करना आदिवासियों की विशेषता है। गुरिल्ले का आत्मकथन कविता में कई बार गीत, कविता आदि का जिक्र किया गया है। पुरखों ने गीत गाकर आंदोलन किया तो आज के शिक्षित आदिवासी गीत के साथ अपनी तूलिका से कविता लिखकर आंदोलन को जारी रखते हैं। यह कविता उनकी साहित्य रचनाओं का प्रतीक है। पुरखों से मौखिक रूप में एक गीत युवा आदिवासियों को भी विरासत में मिल गए हैं। आधुनिक पीढ़ी भी सहजीविता का एक गीत गाती है, सह अस्तित्व के लिए गाती है। अनुज जी लिखते हैं, गीत साझा करते हुए हम सहजीवी होते हैं। घर का मुर्गी, सुअर, बैल, गिलहरी, जंगली भैंस, हाथी जैसे जीव जंतुओं और जंगली लता, फल, नदी, पहाड़ आदि स्वजनों के खो जाने पर वे दुखी हो जाते हैं। गैर आदिवासियों के जीवन की परिभाषा अलग है, आदिवासियों के जीवन की परिभाषा अलग है। आदिवासियों के जीवन में पूरा जंगल उनका स्वजन है, जबकि गैर आदिवासियों के लिए जंगल उनसे अलग है। गैर आदिवासियों के लिए आदिवासी आदिमता की काली दुनिया में जीने वाले लोग हैं। स्वजनों की प्रेम कहानी को गैर आदिवासी आदिवासियों की मूर्खता या चुटकुला ही मानते हैं।
गैर आदिवासी नहीं जानते कि असल में मूर्खता आदिवासियों की नहीं, गैर आदिवासियों की ही है। कविता में अनुज जी उनके टोटम का जिक्र करते हैं। जंगली फाइम्स उनका टोटम है। कहीं कहीं पक्षियों जीवों का नाम लेकर उनका भी जिक्र किया है, जैसे केरकट्टा, ठेंजुआ, होरेल आदि, जो आदिवासियों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। अनुज जी कहते हैं कि जिनके पास मनुष्यता है वे हत्याओं के विरुद्ध होते हैं। आदिवासी लोग अपनी मनुष्यता के कारण सहजीवियों की सुरक्षा चाहते हैं, जबकि गैर आदिवासी लोग जंगली जीवों की हत्या करते हैं और उनकी हत्या करने के कई कारण बताते हैं। जंगली जानवरों की हत्या कर उसे बाहरी दुनिया के सामने दर्शाने के लिए वे कई फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचकर वे खुश होते हैं। आदिवासी लोग उनकी इस प्रवृत्ति पर दुखी होते हैं। उनके लिए जिनकी हत्या उन लोगों ने की वे उनके स्वजन हैं। स्वजनों की हत्या कर वे दुखी होते हैं, जबकि गैर आदिवासी को मीडिया द्वारा प्रचार मिलना ही मुख्य विषय होता है। हत्या केवल जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है। फौजी मुठभेड़ में उनके बेटे, उनकी पत्नियां तक की मृत्यु होती है। उनका दुख दुगना हो जाता है जब इसका असली कारण पड़ोस के गांव तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि प्रचार मीडिया द्वारा होता है। आदिवासियों द्वारा स्वजनों की मृत्यु की शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं मिलता। उनको जंगल से विस्थापित करना गैर आदिवासियों का लक्ष्य है। कई शताब्दियों से इसके लिए प्रयत्न जारी है। कई आदिवासियों को झूठे सपने दिखाकर मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिदाद पहुंचा दिए गए। उनकी भूमि पर अधिग्रहण करना गैर आदिवासियों का लक्ष्य था। स्वजनों की मृत्यु पर न्यायालय पहुंच जाते तो भी न्याय मिलना कठिन है। न्यायाधीशों के रास्ते थकाऊ, घुमावदार और अंतहीन। अपनी परिस्थितियों की सही पहचान से आदिवासी शिक्षा प्राप्त करके अपनी मातृभाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी साहित्य रचना करने लगे। नई युवा पीढ़ी हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी रचना करती है और उनके साहित्य का अनुवाद विश्व की दूसरी भाषाओं में भी हुआ है। फलतः उनकी समस्याएं पूरे विश्व के सामने आ गई। मीडिया और पत्रकारों की सीमा से परे जाकर अपनी समस्याओं को साहित्यिक अभिव्यक्ति द्वारा प्रचार करने में नई पीढ़ी सफल हुई है। कविता की शुरुआत में ही गुरिल्ला एक कविता की खोज करता है। समान परिस्थिति का उदाहरण देकर उसे समझाने की कोशिश की गई है। अपनी मां, पिता और स्वजनों की मृत्यु के बीच एक बच्चा जिस प्रकार उन लोगों के साहचर्य की कामना करता है, उसी प्रकार अपने स्वजनों के नष्ट होने पर आदिवासी उनके साहचर्य की कामना करते हैं। दोनों का दुख समान है। कविता में जंगल पर होने वाले विनाश को अंधेरा, रात आदि शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति दी गई है। जंगल है, रात में हाथियों का झुंड और जंगली हंस का विचरण होना स्वाभाविक है। उनके द्वारा भी जंगल का विनाश होता है। वो विनाश रात का प्रतीक है। ऐसी हालत में भी आदिवासी रात का स्थगन प्रस्ताव लेकर नहीं आया था। अभी गहरा अंधेरा है, क्योंकि गैर आदिवासियों द्वारा जंगल का दोहन होता है। शाम को जंगल के निवासी और जीव जंतु सुस्ताने जाते हैं, तब भी जंगल का दोहन करने वाले गैर आदिवासी मालगाड़ी लेकर आते हैं और लोहे का कचरा मालगाड़ियों में भरकर ले जाते हैं। ये प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है, वो भी रात है। अब आदिवासी इस रात का स्थगन चाहते हैं, चाहे प्रतिरोध छोटा हो। जंगल की सुरक्षा के लिए इस स्थगन को आदिवासी अनिवार्य समझते हैं। छोटे प्रतिरोध करने वालों को कविता में जुगनू शब्द से अभिव्यक्ति दी गई है। जंगल में प्रतिरोध करने वाले गुरिल्ले हैं, जुगनू हैं। गुरिल्ले के साथ चर्चा में भाग लेने वाले साथी जुगनुओं के प्रतिरोध की कामना देखकर गुरिल्ला पुरखों की याद करता है। ओ मेरे पुरखों, ये जुगनू तुम्हारी ही आत्मा के जीवित रूप है। एक और राष्ट्राधीश शिखर सम्मेलन चलाते हैं। समान तरीके का सम्मेलन जंगल में भी होता है। गुरिल्लों जुगनुओं का सम्मेलन, जो आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल की रक्षा के लिए कई गुरिल्ले एक साथ काम करते हैं।
वे बंदूक लेकर भूख प्यास की परवाह किए बिना जंगल की पगडंडियों से गुजरते हैं। ये बंदूक युद्ध करने के लिए नहीं है, जंगल की सुरक्षा के लिए है। जंगल के विनाश करने वालों के विरुद्ध आंदोलन करना, जंगल और प्रकृति को सुरक्षित रखना आदिवासी अपना धर्म समझते हैं। पुरखों ने कई आंदोलन किए, कई पुरखे मारे गए। पुरखों को मृत्यु के सामने हार मानना पड़ा था। अब भी नई पीढ़ी द्वारा साहित्यिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अपनी तूलिका द्वारा उन्होंने कई सवाल उठाए। उनका अदम्य साहस देखकर मृत्यु उन सवालों पर चिंतित होकर वापस चली जाती है। मृत्यु भी आदिवासियों के साथ मिलकर सोचने लगी है कि अगर जंगल में पके धान की खुशबू वाली गेंद बो दी जाए तो अगली पीढ़ी के बच्चे खुश हो जाते। आदिवासी जीवन कृषि पर आधारित है, उनको अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने देना चाहिए। पक्का धान उनकी खेती को सूचित करता है, गेंद उल्लास को सूचित करता है, गुरिल्ला सुंदर भविष्य की कामना करता है। प्रतिरोध केवल गुरिल्ले, जुगनू आदि द्वारा नहीं होता, जंगल के चिड़ा चिड़ी आदि भी इसमें शामिल होते हैं। चिड़ा आदिवासी युवक है, चिड़ी आदिवासी युवतियां हैं। जंगल में चिड़ी का पीछा करने वाले चिड़ी मार होते हैं, जो शोषकों का प्रतीक है। प्रतिरोध करने के लिए औपचारिक तरीका काफी नहीं है। प्रतिरोध के लिए गुरिल्ला युद्ध जैसे अनौपचारिक तरीका भी अपनाने में कोई गलती नहीं है। कवि अपने संरक्षण के लिए खुद मार्ग तय करने के पक्ष में है। उनकी राय में सरकारी तौर पर समस्याओं का समाधान होने की आशा करना अपने ही पैरों पर खुद बेड़ियां डालने जैसा है। आदिवासियों के पास अपनी भूमि के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं था। मृतकों को दफनाने वाले जगहों पर पत्थर गाड़ा जाता था, जिसे ससंदिरी कहा जाता है। अपने पुरखों के जीवित रहने का एकमात्र प्रमाण ये ससंदिरी ही है। सरकारी तौर पर भूमि के लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। आदिवासियों ने अपनी मेहनत से जंगलों को उपजाऊ बनाया है, उस भूमि पर उनका अधिकार होना ही चाहिए। वे प्रकृति के संरक्षक है। जंगलों में आग लगाकर उसे उपजाऊ बनाने का तरीका वे ही जानते हैं। सरकारी व्यवस्था पर कवि व्यंग्य करते हैं। आदिवासियों के लिए सभी नदियां, सभी जानवर समान भूमिका रखने वाले हैं। सरकार के लिए पशुओं में केवल गाय चाहिए, नदियों में केवल गंगा चाहिए। गाय और गंगा को ही सुरक्षित करना वह अपना धर्म समझती है। ऐसा करने पर प्रकृति के दूसरे जीव जंतुओं और नदियों का विनाश होगा। ये प्रकृति सभी जीव जंतुओं के लिए है। कविता के अंत में सामान्य जीवन जीने वाले आदिवासी का चित्रण है। कविता में प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है, जिससे कविता की सुंदरता बढ़ गई है। शीर्षक में ही गुरिल्ले का उल्लेख मिलता है। पूरी कविता गुरिल्ले का आत्मकथन है। फ्लैशबैक शैली द्वारा गुरिल्ला सोचता है, प्रतिरोध में संपूर्ण जंगल आ गया है, यहाँ तक कि जंगल की बूढ़ी मान तक अपने विवेक के साथ शोषकों से बात करती है। आदिवासी शब्द का प्रयोग किए बिना कविता द्वारा आदिवासियों की समस्याओं को दुनिया के सामने पेश करने में अनुज जी सफल हुए हैं। सच में आदिवासी अपने स्वार्थ लाभ के लिए प्रतिरोध नहीं करते हैं, वे युद्ध करने से अपने को रोकने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के विनाश, जंगल का दोहन आदि जारी होने की वजह से जंगल को दोहन से बचाने एवं प्रकृति का संरक्षण करने के लिए वे आंदोलन चलाते हैं, प्रतिरोध करते हैं। कविता में चांदनी, सूर्य आदि को भी प्रतीकों के रूप में लाया गया है। आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध को चांदनी के रूप में और सरकार द्वारा हमेशा के लिए किए जाने वाले समाधान को सूर्य के रूप में चित्रित किया गया है। कविता में सौंदर्य की खोज करने वाले कहते हैं, कविता में पक्षधरता और प्रतिरोध बेमानी, कृत्रिम और अनावश्यक चीज है। कविता में भी आलोचक ही तर्क लाते हैं, सजाने, चमकाने और परोसने का तर्क। जंगल के दोहन और स्वजनों पर होने वाले विनाश पर दुखी कवि उत्तर देते हैं, कैसे मैं लाऊं कविता में शिल्प, सौष्ठव और सौंदर्य।
अद्भुत कथा शैली द्वारा आदिवासी जीवन जगत को पाठकों के सम्मुख लाकर अनुज जी प्रकृति के संरक्षण की ओर पाठकों को आकर्षित करते हैं। आदिवासियों के लिए आश्वासन मिलने की बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा जंगल को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 19 अगस्त 2020 में रांची हिंदुस्तान ब्यूरो में आया समाचार इसकी पुष्टि करता है। राज्य सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न कंपनियों को अयस्क खनन के लिए दी गई लीज को समाप्त कर सरकारी उपक्रमों के उपयोग के लिए सुरक्षित कर लिया है। आशा करें कि भविष्य में उनके प्रतिरोध का फल मिल जाएगा। गैर आदिवासी और आदिवासियों के जीवन दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रकृति पर होने वाली विपत्ति की ओर ध्यान दिलाना कभी अपना धर्म समझते हैं। गैर आदिवासियों को विकास के सूत्रधार गैर आदिवासी अपने को विकास के सूत्रधार मानते हैं। उनके विकास की परिभाषा में प्रकृति केवल उनके सुख भोग के लिए है। वे प्रकृति का मनमाना ढंग से उपयोग करते हैं। जंगल को काटकर सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो काट लेते हैं। काटते समय पर्यावरण से अभी तक जो स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और भोजन की सामग्री मिलते थे उनकी परवाह तक नहीं करते हैं। अनुज लुगुन अघोषित उलगुलान शीर्षक अपनी कविता में लिखते हैं, दांडू जाए तो कहा जाए कटते जंगल में या बढ़ते जंगल में। एक और मनुष्य के स्वार्थ लाभ के लिए जंगल को काटा जाता है तो दूसरी ओर जंगल से मनुष्य सहित आदिवासी लोगों का जीवन दुष्कर हो जाता है और उनको विस्थापन की ओर ले जाता है। माने जंगल बढ़ रहा है। आदिवासी लोग विस्थापित होकर मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद जैसे देशों में जाकर रहना पड़ा। आदिवासी लोगों को रहना पड़ा। भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों से वे वंचित हो गए और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में दिए गए अधिकारों से भी आदिवासी जनता वंचित हो गई।